बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना। तो ये है कि व्हेन टू और more waves move simultaneously in a medium without affecting each other, then the resultant displacement of a particle of medium is given by the vector sum of displacements produced by individual waves, and this principle is called superposition of wave. This principle is called superposition of waves तो कुल मिलाकर के हमें यह ध्यान रखना है कि दो वेव्स किसी मीडियम में साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर सकते हैं बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए हुए। जब ये एक ही मीडियम में साइमल्टेनियसली ट्रेवल करेंगे तो किसी पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों वेव्स के कारण से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो सुपरपोजिशन से हम लोग तीन टाइप के फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं ना। 3 phenomena are observed due to superposition of waves, है ना। ये फेनोमेना है। पहला होता है इंटरफेरेंस, जो सेकंड फेनोमेना है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, और थर्ड फेनोमेना है इसको कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ बिट्स।
एक एक करके हम लोग ये तीनों फेनोमेना पढ़ेंगे, है ना। इनमें से जो दो फेनोमेना है, इंटरफेरेंस और फॉर्मेशन स्टेशनरी वेव, ये दोनों तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ बीट्स जो है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो साउंड वेव आता है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस के बारे में कह सकते हैं when two waves having equal frequency superimpose, कह सकते हैं having equal frequency and equal velocity superimpose then intensity of resultant wave becomes maximum at some points and minimum at some other points. This phenomena is called interference, है ना। तो जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो और इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हो तो उनके सुपरपोजिशन से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वेव की मैक्सिमम हो जाती है, किसी पॉइंट पर मिनिमम हो जाती है। तो इस फेनोमेना को इंटरफेरेंस कहा जाता है ना। तो अब हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती कैसे है। तो इसके लिए हमें दो कंपोनेंट वेव्स लेने पड़ेंगे जिनका सुपरपोजिशन कराया जाएगा। तो हम लोग दो कंपोनेंट वेव्स लेते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और दूसरा वेव लेते हैं, इसका इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई इसलिए ले लेते हैं कि हो सकता है दोनों वेव्स में कुछ फेज डिफरेंस हो, ठीक है। तो अब जो है जो रिजल्टेंट वेव होगा तो रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा y1 प्लस y2। y1 हो गया a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx और y2 है a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई। बिल्कुल इसी तरह का सुपरपोजिशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कराया था, है ना।
बस वहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट था कि x वाला पार्ट नहीं था। तो इसी तरह से जैसे वहाँ हमने ऐड किया था दो इक्वेशन को, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ भी ऐड करेंगे। एम्पलीट्यूड को हम लोग वेक्टर मानेंगे और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग वेव इक्वेशन के फेज डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन को a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। तो इनको ऐड करने का जो फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम हम लोग क्या करते हैं कि एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर मानते हैं, है ना। तो जैसे तो हमने यहाँ पर 3 वेक्टर दिखा दिए, है ना। एक वेक्टर है a1 जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, और दूसरा वेक्टर है a2 जो कि कहा जा सकता है कि a1 वेक्टर से फाई एंगल पर ये इंक्लाइंड है ना। ये जो एंगल है ये है फाई। वो इस तरह से क्योंकि जो दो इक्वेशन है ये और ये, इनके बीच का फेज डिफरेंस है फाई, तो इनका जो एम्पलीट्यूड वेक्टर है उनके बीच का एंगल भी फाई होना चाहिए। उसी तरह से जो ये a1 और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a, इनके बीच का जो एंगल है वो होना चाहिए डेल्टा। इसलिए क्योंकि जो पहला इक्वेशन है और जो रिजल्टेंट इक्वेशन है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा है ना। तो अब इसमें से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग निकालते हैं कोसाइन रूल से। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, है ना। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अगर इसको कहा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो वेव की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें चूंकि दोनों वेव सेम मीडियम में चल रहे हैं इसलिए इन जो डेंसिटी होगा रो और जो वेव का वेलोसिटी होगा वी वो इक्वल होगा, और जो क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी को सेम लिया हुआ है तो ये ओमेगा भी इक्वल हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर ये सारे कांस्टेंट टर्म्स जो हैं, ये जो सारे कांस्टेंट टर्म हैं, अगर इनको कांस्टेंट सी मान लिया जाए, है ना, सी ए स्क्वायर, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा रूट आई बाई सी, है ना। उसी तरह से जो कंपोनेंट वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होगा a1 वो हो जाएगा अंडर रूट i1 बाई सी, और a2 इज इक्वल टू अंडर रूट i2 बाई सी।
तो जो तीनों एम्पलीट्यूड है इनकी वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रखा जाए, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग the values of A1 and A2 in equation 1, we will get I by C is equal to I1 by C plus I2 by C plus 2 root I1 I2 by C into cos phi, है ना। इसमें से जो C है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है I, वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू cos phi, है ना। तो ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कभी मैक्सिमम होता है, कभी मिनिमम होता है ना। तो उसको हम लोग समझते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम कब होगा। देख सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है फेज डिफरेंस cos phi, फेज डिफरेंस phi पर, है ना। अगर phi चेंज होगा तो cos phi चेंज होगा, तो ये इंटेंसिटी भी रिजल्टेंट वाली चेंज हो जाएगी, क्योंकि I1 I2 तो फिक्स्ड रहेगा, जो है phi चेंज होने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी पर फर्क पड़ेगा, है ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो अभी हमने फाइंड किया उसको फिर से लिखते हैं एक बार। ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी is equal to I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, है ना। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और इसको समझने के लिए कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे होता है, मिनिमम कैसे होता है, हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने जो लाइट वेव का इंटरफेरेंस दिखाया है यहाँ पर, है ना। लाइट वेव का भी ले सकते हैं या साउंड वेव का भी ले सकते हैं। तो लाइट वेव का अगर देखें तो यहाँ पर हमने दिखाया है 2 सोर्स दिखाए हैं, एक है सोर्स S1 और दूसरा है S2। दोनों से वेव निकल करके इस स्क्रीन पर जा रहा है। ये जो ब्लू कलर की लंबी सी लाइन हमने ड्रॉ की है ये स्क्रीन है। तो S1 से एक लाइट वेव जा रहा है और S2 से एक लाइट वेव जा रहा है, और ये दोनों कहीं इस पॉइंट P पर जो है यहाँ पर दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो S1 से जो वेव जा रहा है उसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक। तो ये हो गया इस तरह से। और जो S2 से जो वेव जा रहा है इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई, जैसा कि हमने पहले लिया था, ठीक है। तो अब ये जो दोनों वेव्स मिलेंगे यहाँ पर, तो
यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वेव्स डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहे हैं। तो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब हुआ कि इनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, और पाथ डिफरेंस आने से फेज डिफरेंस आएगा। ये जो फेज डिफरेंस आया है फाई, है ना, ये फेज डिफरेंस आएगा। तो जब फेज डिफरेंस आएगा तो उस फेज डिफरेंस पर ये इंटेंसिटी डिपेंड करता है ना। फिगर में देखेंगे इस यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस फाई जो है उस पर डिपेंडेंट करता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो अगर कॉस फाई का वैल्यू +1 हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और कॉस फाई का वैल्यू -1 हो किसी पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वहाँ पर जो इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है ना। कंस्ट्रक्टिव जब इंटरफेरेंस हो रहा हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और इसलिए कॉस फाई का वैल्यू +1 होना चाहिए। तो कह सकते हैं व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट wave becomes maximum। ठीक, तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वहाँ के लिए हमें क्या करना चाहिए, कॉस फाई का जो वैल्यू है उसको रखना है +1। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसे लिखेंगे, जो फाई है उसका वैल्यू होना चाहिए 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो फेज डिफरेंस होता है उसको हम लोग पाथ डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं, जो हमने पीछे सीखा था। तो फेज डिफरेंस को लिखते हैं k डेल्टा x, और ये हो जाएगा 2n पाई। k को लिखा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ से जो 2 पाई है वो तो कैंसिल हो जाएगा, इधर का 2 पाई और इधर का 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस आएगा n लैम्डा, है ना। तो ये रिजल्ट है हमें याद रखना है। तो कहा जा सकता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference should be डेल्टा x इज इक्वल टू, इसमें n का जो वैल्यू है वो रखेंगे यहाँ से 0, 1, 2, 3। तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू आएगा 0, 1 रखने से लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह से ये आएगा, है ना। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, है ना। अब हम लोग वो देखेंगे। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी will be equal to I maximum is equal to, इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे कि cos फाई का वैल्यू +1 सब्स्टिट्यूट करेंगे,
I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2। cos फाई का वैल्यू हमने +1 रख दिया, तो ये आ जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो जो फाइनली रिजल्ट आया अपना मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू वो हो गया I मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमें याद रखना है। उसी तरह से हम लोग जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था रिजल्टेंट का, है ना, वो वाला रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ये यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं हम लोग। cos फाई का जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर +1 रख देंगे, ठीक है। तो इससे जो फाइनल आंसर आएगा अपना, कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 इंटू A2, ठीक है। तो ये जो आएगा फाइनली A1 प्लस A2 आ जाएगा, है ना। तो कहा जा सकता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपना आ गया A1 प्लस A2, ठीक। ये जो है ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर सेकेंड टाइप का इंटरफेरेंस होता है जिसको कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है ना। तो जो सेकेंड टाइप का इंटरफेरेंस है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम हो जाता है व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव becomes maximum, then मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इसको हम लोग लिख देते हैं मिनिमम, है ना। तो जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है ना। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले में cos फाई का जो वैल्यू होगा वो -1 होना चाहिए। जैसे ये cos फाई -1 होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि cos फाई इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे 2n-1 इंटू पाई, है ना। पाई का ऑड मल्टीपल रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह से, है ना। यहाँ पर हम लोग 0 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे उसका रीज़न हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो अब इसके आगे हम लोग ऐसा करते हैं कि फेज डिफरेंस जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा 2n-1 पाई। अच्छा,
जो k डेल्टा x है उसको लिखा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई। तो यहाँ से जो डेल्टा x आया वो हो गया 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। तो कहा जा सकता है सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occurs when path difference डेल्टा x इज इक्वल टू, इसमें n का जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में 1 2 3 4 रखेंगे तो ये आएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, देन 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको फिगर में समझ लेते हैं, है ना। ये जो हमने फिगर बनाया, इस फिगर में देखेंगे कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है इसको, ये पॉइंट, यहाँ पर दोनों वेव जो आएंगे S1 से चल करके और S2 से चल करके, दोनों चूंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस 0 होते ही जो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर हमने, है ना, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कि अगर पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, अब डेल्टा x से थोड़ा सा ऊपर चलें अगर, है ना, यहाँ से जैसे ही ऊपर या नीचे खिसकेंगे तो इनके बीच में दोनों वेव्स जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम मान लें यहाँ पर, ठीक है, तो जो पार्टिकल है यहाँ पर दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 था इस पॉइंट पर। अब जैसे ही ऊपर जाएंगे तो S2 से चलने वाला वेव थोड़ा ज़्यादा चल के जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा कितना चल के जाएगा, ये आगे जा कर के ये डिस्टेंस अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो डेल्टा x है यानी जो पाथ डिफरेंस है ये आ गया लैम्डा बाई 2, है ना। कहने का मतलब ये है कि S2 से चलने वाला वेव जो है वो लैम्डा बाई 2 ज़्यादा चल के जा रहा होगा S1 वाले वेव से। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया तो यहाँ पर मिनिमा बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि वहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी बहुत ही कम होगी, वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अंधेरा रहेगा। ठीक है, वैसे ही एक नीचे भी पॉइंट आएगा इधर, यहाँ भी पाथ डिफरेंस जो है वो आएगा लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 पर देखेंगे कि S1 से चलने वाला वेव जो है वो लैम्डा बाई 2 ज़्यादा चल करके आएगा S2 वाले वेव से। तो यहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया। तो लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होते ही जो है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर ये देखा है। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यानी इंटेंसिटी मिनिमम होती है। ठीक, अब जैसे ही इस पॉइंट से और थोड़ा ऊपर जाएंगे, है ना, इस पॉइंट से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं यहाँ पर, तो अब S2 से चलने वाला वेव अब और ज़्यादा चल के जाएगा S1 के रिलेटिव में, है ना। ज़्यादा चलने का मतलब हुआ कि जो पाथ डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, वो लैम्डा बाई 2 से बढ़ करके लैम्डा हो सकता है ना। अब जैसे ही पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो कह सकते हैं कि वहाँ पर
मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर रिजल्ट में हमने ये देखा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, वैसे ही अगर यह नीचे भी देखें, डेल्टा एक्स से थोड़ा सा नीचे चले जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस लैम्डा आएगा। क्या होगा यहाँ पर, S1 से चलने वाला वेव जो है वो लैम्डा ज़्यादा चल करके आएगा S2 वाले से, तो यहाँ भी पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया, तो यहाँ भी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर से डेल्टा एक्स हमने लैम्डा देख लिया। अब इसके और ऊपर अगर जाएं, तो और ऊपर जाने पर जैसे सपोज पॉइंट P हो गया, तो पॉइंट P पर हो सकता है कि जो पाथ डिफरेंस है, अब ये पाथ डिफरेंस हो जाए 3 लैम्डा बाई 2, है ना। तो 3 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होते ही वहाँ पर देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। 3 लैम्डा बाई 2 मतलब कि S2 से चलने वाला वेव जो है वो 3 लैम्डा बाई 2 ज़्यादा चल के जाएगा S1 वाले से। वैसे ही एक नीचे भी पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 आ सकता है ना। यहाँ पर क्या होगा कि S1 से चलने वाला वेव 3 लैम्डा बाई 2 ज़्यादा चल के आएगा S2 वाले से, तो यहाँ भी पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 होने से यहाँ भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है, जहाँ पर पाथ डिफरेंस जैसे हमने देखा कि ये 0 है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है ये कुछ ज़्यादा होगी, तो कहते हैं कि यहाँ पर ब्राइट स्पॉट दिखेगा हमें। ठीक, उसी तरह से जैसे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा है, यहाँ पर भी हमें इंटेंसिटी ज़्यादा दिखेगी ऐसी, तो ब्राइट स्पॉट दिखेगा। एक नीचे भी डेल्टा एक्स है, तो यहाँ भी इंटेंसिटी हमें ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो ये रेड कलर से हम लोग देख रहे हैं जो ये, इसको कहा जाता है ब्राइट फ्रिंज, है ना। यहाँ पर इंटेंसिटी हमें ज़्यादा दिखेगी, जबकि जो पाथ डिफरेंस आए हैं लैम्डा बाई 2, है ना, ये लैम्डा बाई 2 है, इनको हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर जो है इंटेंसिटी लो रहेगी, है ना, जो ब्लू कलर से दिखाया, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। उसी तरह से इधर भी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आया है, तो यहाँ भी इंटेंसिटी लो रहेगी, यहाँ भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी चूँकि पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होता है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी लो रहेगी। और फिर एक ऊपर भी 3 लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ भी इंटेंसिटी जो है वो लो रहेगी, तो यहाँ भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो है लो और हाई, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का अल्टरनेट पैटर्न बन रहा है ना। पहले एक मैक्सिमा बनता है, फिर मिनिमा बनता है, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। वैसे ही नीचे भी एक मैक्सिमा है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो ये अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, है ना। अच्छा, ये जो पैटर्न है ब्राइट और डार्क बनने का, ये सस्टेनेबल कब होता है ना। सस्टेनेबल का मतलब होगा कि सस्टेनेबल का मतलब हुआ कि जहाँ पर ब्राइट बन रहा है स्पॉट, वहाँ हमेशा ही ब्राइट रहे, कभी डार्क नहीं हो। जहाँ कभी डार्क बन रहा है वहाँ हमेशा ही डार्क रहे, वहाँ कभी ब्राइट नहीं हो। नहीं तो अगर एक ही जगह पर इंटेंसिटी वेरी करेगी तो हमें ये पैटर्न दिखेगा ही नहीं ब्राइट और डार्क का। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशंस होते हैं, है ना, वो कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कह सकते हैं कि फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस
phase difference between two sources must be कांस्टेंट, है ना। तो जो फेज डिफरेंस है, जो फाई आया था अपना, ये फाई हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब टाइम के साथ ये वेरी नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखना है, टाइम के साथ में जो फेज डिफरेंस फाई है वो वेरी नहीं करनी चाहिए। अब किस कंडीशन में फाई वेरी कर सकता है, किस केस में नहीं कर सकता है, वो भी हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने क्या किया था कि कॉस फाई का वैल्यू हमने -1 रखा था, है ना। तो अब देखते हैं कि इस केस में जब इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होगी तो कितनी होगी, है ना। तो लिखेंगे सो मिनिमम इंटेंसिटी I minimum is equal to I1 plus I2 minus 2 रूट I1 इंटू I2, है ना। हमने क्या किया, जो कॉस फाई है, जो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में कॉस फाई है, इसका वैल्यू -1 रख दिया, तो ये आ गया, ठीक। अब इसके आगे जो है इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, और इसका वैल्यू आएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक। अच्छा, जब इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं कि जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एम्पलीट्यूड वाला, है ना, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें कॉस फाई का वैल्यू -1 रखेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक। तो इसमें रखते हैं तो ये होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 इंटू A2। तो ये हो जाएगा A1 माइनस और इसका हम लोग मॉड ले लेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा A1 माइनस A2, ठीक। ये हो गया। अब हम वापस आते हैं, हमने कहा था कि सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो उसको फिर से थोड़ा समझते हैं। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस between two waves must be constant
है ना। फॉर दैट sources must be coherent and the wavelength of two waves must be equal. That means waves should be मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब हो गया कि जब दो वेव्स का वेवलेंथ इक्वल हो तो उनको मोनोक्रोमेटिक वेव कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है कोहेरेंट, है ना, और मोनोक्रोमेटिक, तो इनको समझ लेते हैं। एक टर्म आया है कोहेरेंट, है ना, तो कह सकते हैं व्हेन phase difference between two sources is 0 or constant with respect to time, then sources are called coherent. ठीक। एंड मोनोक्रोमेटिक का मतलब है टू वेव्स ऑफ equal wavelength are called monochromatic, है ना। तो ये जो है कुल मिलाकर अपना इंटरफेरेंस हो गया, है ना। तो इंटरफेरेंस पर अब जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे।